मेरे बॉस ने ऐलान किया कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करके एक रात गुजारेगी, मैं उसे लाखों रुपए दूंगा। मुझे अपने पिता के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। ऑफिस में सब ने मुझे शादी ना करने को कहा। बोले, बॉस का बेटा पागल है, मगर मैंने शादी कर ली और पहली रात बॉस के बेटे ने मेरे कपड़े उतरवा कर मेरे साथ जो किया। मेरा नाम खुशी है। मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा घर के छोटे मोटे सामानों की एक ठेले पर फेरी लगाते थे। बहुत मेहनत करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया। जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो मैं नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ इंटरव्यू देने जाने लगी। कुछ महीनों के प्रयास के बाद मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मेरी सैलरी वहाँ पर ठीक ठाक ही थी। अब मैं थोड़ा सा खुश थी कि कम से कम अब मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। एक दिन जब मैं ऑफिस में थी, तभी माँ का फ़ोन आया कि मेरे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तुरंत ही दौड़ी दौड़ी ऑफिस से घर के लिए निकली और एम्बुलेंस में पापा को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां पहुंचकर हमें पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। डॉक्टर ने बोला कि आपके पापा की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और इसलिए अगर आपको अपने पापा को बचाना है तो उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। दवाइयों और इलाज के दम पर हम उन्हें कुछ दिन तक ही जिंदा रख सकते हैं। अगर उन्हें दोबारा हार्ट अटैक आया तो फिर उन्हें बचा पाना नामुमकिन है। ये सुनकर तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऑपरेशन का खर्चा लाखों में था और उसके बाद जो इलाज चलता वह अलग। इतना सारा पैसा मैं आखिर कहाँ से लेकर आऊँ? माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पापा एक मामूली काम करते थे और हमारे पास कोई खास ज़मीन जायदाद भी नहीं थी जिसे बेचकर मैं पापा का इलाज करवाती। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने माँ को ढांढस बंधाया कि आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लूँगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस गई तो मैंने अपने बॉस से अपने घर की पूरी कंडीशन के बारे में बात की और उनसे कहा कि मुझे अपने पिता के इलाज के लिए कुछ लाख पैसे उधार दे दें। मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूंगी। उस वक्त मेरे बॉस ने मुझे पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मैं भी उदास होकर वापस घर चली आई। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। 2 दिन के बाद मुझे मेरे बॉस ने अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने पिता के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे ना, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जिससे तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाए और उनका इलाज भी ठीक से हो जाए। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वह बोले, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मैंने कहा कि सर, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी कंपनी को और भी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाऊंगी। इस बात पर वह हंसते हुए बोले कि मुझे वह सब नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा। उनकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने उनसे कहा, आपको खुश करना होगा, इसका मतलब क्या है? उसके बाद उनके चेहरे पर जो घिनौनी मुस्कान आई, उसे देखकर मैं समझ गई। मुझे इतनी तेज का गुस्सा आया कि उनके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारूं। वह मुझसे कहने लगा कि मैं जहां बुलाऊंगा वहां तुम्हें हर बार आना होगा। इससे मैं भी खुश और उधर तुम्हारे पापा का ऑपरेशन भी हो जाएगा। मैंने उस आदमी को खरी खोटी सुनाई और तुरंत ही उस कंपनी से रिज़ाइन देकर मैं घर चली आई। घर आकर जब मैंने माँ को पूरी बात बताई तो वह भी दंग रह गईं। मैं अपनी माँ के गले लगकर उस दिन फूट फूट कर रोई। माँ कहने लगी कि बेटा, ये दुनिया ऐसे ही भेड़ियों से भरी पड़ी है। अभी तो तूने बाहर कदम रखा है, अभी तो तुझे न जाने कैसे कैसे लोगों से सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हिम्मत मत हार, बल्कि ऐसे भेड़ियों का डटकर मुकाबला कर, वरना उनकी हिम्मत और भी बढ़ती चली जाएगी। तुमने आज उस आदमी को जो जवाब दिया, उससे उसे सबक ज़रूर मिला होगा। अब वह दोबारा किसी के साथ ऐसा करने से पहले 10 बार तो ज़रूर सोचेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि ये दुनिया इतनी मक्कार है
कि अगर इसे आपकी कमज़ोरी का पता चल जाए तो तुरंत ही लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक तो मुझे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने थे, दूसरा अब घर का जो खर्चा था वह भी कैसे चलाया जाए, क्योंकि अब तो जो एकमात्र सहारा मेरी नौकरी थी वह भी जा चुकी थी। मैंने बिना वक्त गवाए दूसरी कंपनियों में इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। जल्द ही मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, जहाँ पर सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा था। सभी लोग एक दूसरे के कामों में बहुत सहयोग करते थे। पिछली बार मेरे साथ जो घटना हुई थी उसकी वजह से मेरी अपने नए बॉस से पापा के ऑपरेशन के पैसे मांगने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि धीरे धीरे जितने दिन बीत रहे थे उतना ही पापा के ऊपर खतरा बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक एक ऐसा ऑफ़र मेरे सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक दिन जब मैं ऑफिस गई तो वहाँ पर बॉस ने यह ऐलान किया कि जो भी लड़की उनके बेटे से एक दिन के लिए शादी करेगी वह उसे लाखों रुपए देंगे। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे सिवाय इसके और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन मेरे ऑफिस के सारे दोस्तों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारा ये फैसला बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि बॉस का बेटा पागल है। तुम नहीं जानती कि वह कितना बड़ा सनकी है, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करो। लेकिन मैं भी मजबूर थी। अपने पिता की खातिर मैं किसी भी मुसीबत को झेलने के लिए तैयार थी, इसलिए मैं अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटी। घर आकर जब मैंने माँ को अपने इस फैसले के बारे में बताया तो वह भी दंग रह गईं। उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, लेकिन अपने पिता के लिए मुझे ये करना ही था। इसलिए मैंने माँ को समझा दिया कि आप परेशान मत हो। पापा भी मेरे इस फैसले से बहुत परेशान थे, पर अब मैं किसी भी हाल में इस शादी से इनकार नहीं कर सकती थी। 3 दिन के अंदर अंदर ही मेरी शादी बॉस के बेटे रोहन से हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी सी घबराहट तो हो रही थी, क्योंकि मैंने रोहन के बारे में बहुत कुछ अजीबोगरीब सुन रखा था। लेकिन फिर भी अब जब कदम आगे बढ़ाया ही है तो फिर डरना किस बात से। शादी के बाद विदा होकर मैं एक बड़े से बंगले में पहुंच चुकी थी। जैसे ही रात हुई मुझे एक बहुत ही खूबसूरत से कमरे में सेज पर बिठा दिया गया। मैं घूंघट ओढ़ कमरे में बैठी हुई थी कि तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इसका मतलब कि कमरे में कोई आ चुका था। मैंने हल्का सा घूंघट उठाकर देखा तो सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। वो रोहन था। पहले तो मैं नॉर्मल बैठी रही, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र रोहन के हाथ में पकड़े हुए डंडे पर पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो उस डंडे को लेकर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। कुछ ही सेकंड में वह मेरे बहुत करीब था। मैं चुपचाप अपनी जगह पर जमी हुई बैठी थी कि तभी अचानक उस डंडे से उसने मेरे ऊपर हमला किया। मैं फुर्ती से उठकर अलग जाकर खड़ी हो गई। उसने पूरे बेड को कुछ ही मिनट में उस डंडे से मार मार कर तहस नहस कर दिया। वह बुरी तरह से चीख रहा था। उसने उस डंडे से उस कमरे की हर चीज़ को तोड़ डाला। इतना शोर कर रहा था कि कुछ पूछो ही ना। वह हर चीज़ को तोड़ता जा रहा था और मुझसे कहता जा रहा था कि चली जाओ यहाँ से। जी तो मेरा भी चाह रहा था कि मैं इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अपने पिता की खातिर मैं कहीं नहीं जा सकती थी। मैं हिम्मत जुटाकर अपने लहंगे को कस के पकड़कर चुपचाप एक जगह पर जमी खड़ी रही। कुछ देर के बाद जब उस कमरे का सब कुछ तोड़ा जा चुका था तो रोहन ने डंडे को फेंक दिया। मैंने एक बार नज़र भर कर उसे देखा। वह देखने में कहीं से भी पागल नज़र नहीं आता था। अगर वह कुछ मिनट के लिए शांत हो जाए तो बहुत ही प्यारा और मासूम सा लगे, लेकिन इस वक्त वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वह धीरे से चलकर मेरे करीब आया और मेरी आंखों में देखकर अपने दांतों को पीसते हुए मुझे एक बार फिर से बोला कि मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाकर इनकार कर दिया। वह मुझसे बोला कि मैं उसे मजबूर ना करूं कि वह मेरे साथ एक जानवर की तरह पेश आए। अगर मैं अभी के अभी इस घर से नहीं गई तो वह मेरी हालत ख़राब कर देगा। मुझे उसकी धमकी से डर तो बहुत लग रहा था,
लेकिन फिर भी मैंने साफ इनकार कर दिया। वह पीछे हटकर दीवार के पास गया और दीवार पर टंगा हुआ हंटर उसने उतार लिया। वह हंटर उसने जैसे ही हवा में चलाया, एक भयंकर तड़ाक की आवाज़ गूंज गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह मुझे एक बार फिर बोला, क्या अब भी नहीं जाओगी? तो मैंने इनकार में सर हिला दिया। मेरा इनकार देखकर वो और ज़्यादा भड़क गया। उसने उस हंटर को मेरी तरफ चलाया। मैंने आंखें बंद की, पर वह हंटर मुझे नहीं लगा, बल्कि मेरे करीब की ज़मीन पर जा लगा। इसके बाद उसने मुझसे जो कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि मैं अपने सारे कपड़े अभी के अभी उसके सामने उतार दूं, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह इस हंटर से मेरी खाल उधेड़ देगा, और नहीं तो इस घर को अभी छोड़कर चली जाऊं। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं रोने लगी और उससे विनती करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं भी रहम नहीं था। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक एक करके अपने सारे कपड़े निकाल दिए। कुछ देर तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। आंखें खोलते ही मैं चौंक गई, क्योंकि सामने रोहन था ही नहीं। मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या था और क्यों था। पूरी रात मैंने उस तहस नहस हुए कमरे में बैठे बैठे ही बिता दी। सुबह मैं तैयार होकर जब नीचे गई तो मेरे बॉस मुझे देखकर चौंक गए और मुझसे कहने लगे कि अरे, तुम यहीं हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद तुम जा चुकी होगी। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वह कहने लगे, दरअसल इससे पहले रोहन से आज तक मैंने जिसकी भी शादी की, वह लड़की शादी की पहली रात ही उसे छोड़कर भाग गई। इसीलिए मैंने ऑफिस में भी एक दिन की शादी की शर्त रखी थी। मुझे लगा कि एक दिन से ज़्यादा तो कोई लड़की टिक ही नहीं पाएगी, लेकिन कमाल है, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने बॉस से कहा कि आपने एक दिन की शादी की बात की थी। आज जब एक दिन पूरा हो जाएगा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन बॉस ने मुझसे कहा कि अगर मैं उनके बेटे के साथ इस शादी को कई दिनों तक निभा सकूं तो वह मुझे और भी ज़्यादा पैसे देंगे। ये सुनकर मेरे मन में भी लालच आ गया, क्योंकि अभी तो अपने पापा का ऑपरेशन कराने के बाद मुझे उनका काफ़ी लंबा इलाज भी करवाना था। मैंने उनकी ये शर्त भी मंजूर कर ली। उसके बाद हमने साथ बैठकर नाश्ता किया। मुझे बॉस ने अब ऑफिस से छुट्टी दे दी थी, क्योंकि अब मुझे ये दूसरी ड्यूटी मिल चुकी थी। हम अभी नाश्ता कर ही रहे थे, तब तक बॉस यानी मेरे ससुर जी ऑफिस चले गए। तभी अचानक से रोहन ने मेरे नाश्ते में ढेर सारी मिर्च और नमक उड़ेल दिया और उस सब को मुझे खाने को कहा। मैंने वह खाने से इनकार किया तो उसने एक बार फिर वही बात मेरे सामने दोहराई कि या तो मैं ये सब कुछ खाकर ख़त्म करूं, या फिर अभी के अभी अपने घर चली जाऊं। मैंने वह प्लेट उठाई और उसमें रखा हुआ सारा नाश्ता चुपचाप खाने लगी। मुझे बहुत भयंकर मिर्च लग रही थी। वह सब मुझसे बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा था, लेकिन मैं शर्त की वजह से रोती जा रही थी और खाती जा रही थी। उस सेकंड में ही रोहन अचानक से खड़ा हुआ और उसने मेरी प्लेट लेकर दूर फेंक दी और मुझ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि तुम इस घर से चली क्यों नहीं जाती हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं वहाँ से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। मेरा कमरा, जो पूरा रोहन के द्वारा बिगाड़ दिया गया था, उसे नौकरों से ठीक करवाया जा रहा था। धीरे धीरे इसी तरह से मेरे दिन उस घर में गुजरते गए। इधर मेरे पापा का ऑपरेशन हो चुका था, जिसे लेकर मैं बहुत खुश थी, और उनका इलाज भी बहुत अच्छा कराया जा रहा था। और इधर रोहन हर दिन मेरे साथ कोई ना कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे मैं मजबूर होकर उस घर को छोड़कर चली जाऊं। एक दिन रात को रोहन मेरे कमरे में आया और जलती हुई मोमबत्ती को मेरे हाथों के ऊपर टपकाने लगा। मुझे उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मैं लगातार रोती चली जा रही थी। कुछ देर मुझे चोट पहुंचाने के बाद वह मुझसे बोला कि अगर ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। ये देखकर वह बुरी तरह से झुंझला उठा और एक बार फिर तोड़ फोड़ मचाने लगा। उसने मुझे कस के पकड़कर झकझोरा और चिल्लाकर कहा कि मैं यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। ये सुन सुनकर मैं अब तक पक चुकी थी।
इसलिए मैं भी उस दिन फट पड़ी। मैंने भी चीख कर कहा कि नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने पिता की ज़िंदगी को बचाना है, जिसके लिए मैं ये तो क्या कुछ भी झेलने को तैयार हूँ। तुम्हारे जैसे जानवर की हर हैवानियत मैं हंसते हंसते बर्दाश्त कर लूँगी। अपने पिता की जान की खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद गुस्से में आकर मैंने पास में पड़ा एक चाकू उठाया और कहा, बताओ, तो मैं अपने हाथों को काट डालूं, तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी ना? लेकिन इसके बाद भी मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मैंने जैसे ही उस चाकू को अपने ऊपर वार करने के लिए चलाया, रोहन ने अचानक से मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और उस चाकू को लेकर दूर फेंक दिया। कुछ देर हम दोनों चुपचाप खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और फिर वह उस कमरे से चला गया। मैं भी जब शांत हुई तो सोचने लगी कि मैं आखिर ये क्या कर रही थी। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। रोहन ने मुझे चोट पहुंचाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, बल्कि उल्टा उसका व्यवहार मेरे प्रति बिल्कुल शांत हो गया था। वह जताता तो नहीं था, लेकिन उसे मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रहता था और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे मुझे उससे प्यार होने लगा। इसलिए मैंने एक दिन रोहन के आगे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह एक बार फिर से नाराज़ होने लगा और बोला कि ये सब बकवास की बातें होती हैं, इसलिए मैं उससे दूर रहूं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे एहसास नहीं है, पर वह भी मुझसे प्यार करता है, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था कि वह इस तरह का बिहेवियर क्यों करता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी जो वह ये सब करता आ रहा था। एक दिन रोहन के कॉलेज का एक दोस्त अपनी मीटिंग के सिलसिले में घर आया। वो ये जानकर चौंक गया कि रोहन की शादी हो गई है। उसके साथ हमने बहुत अच्छा समय बिताया। उसी के अगले दिन रोहन के कॉलेज के एक और दोस्त का कॉल आता है, जो हम सबको अपनी शादी में इनवाइट करता है। पहले तो रोहन साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब वह ये बताता है कि उसे एक गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से वह कुछ सालों का ही मेहमान है, लेकिन उसकी प्रेमिका की ख्वाहिश है कि वह उसकी ही सुहागन बनना चाहती है। बस इसी वजह से वह अपने प्यार से शादी कर रहा है और उसकी ये इच्छा है कि उसकी शादी में सारे दोस्त आएं। ये सुनकर रोहन बहुत उदास हो जाता है। रोहन का दोस्त साहिल उसे समझाता है कि हमें कम से कम अपने दोस्त की ये ख्वाहिश तो पूरी करनी ही चाहिए। उस हादसे को बीते हुए कुछ साल हो गए हैं, अब तुम्हें उस सब को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ये सुनकर रोहन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता आखिर साहिल किस हादसे की बात कर रहा था। मैंने साहिल से कहा कि आखिर तुम किस हादसे की बात कर रहे थे। पहले तो वह मुझे कुछ भी बताने से कतराता रहा। जब मैंने उससे बहुत ज़िद की, फिर उसके बाद उसने मुझे जो कुछ बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे समझ आ रहा था कि रोहन इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे थे। मैं उस पूरी रात चैन से सो ना सकी। मैं यही सोच रही थी कि क्या किसी लड़की की इज्जत इतनी सस्ती हो सकती है। लेकिन मैंने एक बात ठान ली थी कि मुझे जो सच था वह अब सबके सामने हर हाल में लाना था, जिसमें मुझे साहिल की मदद चाहिए। मैंने साहिल के पास जाकर अपने दिमाग में पकी सारी खिचड़ी के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर वह मेरी बात मान गया। अगले दिन रोहन के दोस्त की शादी में जाने से पहले मैंने रोहन को बोला कि मैं वहाँ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं, बल्कि साहिल की गर्लफ्रेंड बनकर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर रोहन को बहुत गहरा धक्का लगा और उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। मैंने उससे कहा, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? तुम तो वैसे भी मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये बात तुमने ही तो कही थी ना, तो फिर मैं किसी भी तरह से वहाँ जाऊँ, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और वैसे भी साहिल के अलावा तुम्हारे किसी भी दोस्त को अभी तक ये नहीं पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। रोहन ने कहा, हाँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? तो मैंने कहा कि ज़रूरत है, मुझे एक ड्रामा करना है, बस मेरी मर्ज़ी, तुम्हारा जो मन करता है तुम करते हो ना। रोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन मेरे सामने वह इसी तरह से दिखा रहा था
कि जैसे उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम तीनों रोहन के दोस्त की शादी के लिए निकल गए। शाम तक रोहन के कॉलेज के फ्रेंड सर्कल के जितने दोस्त थे सभी आ चुके थे और जिसका इंतज़ार मुझे बेसब्री से था वह भी आ चुकी थी। उसका नाम माया था। साहिल ने मुझे वहाँ सभी से अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया। वहाँ जाकर तो मैंने एक नया अवतार ले लिया था। मेरा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल वैसा था जैसा एक मॉडल लड़की का होता है। उसी तरह की चाल ढाल, बोल चाल, सब कुछ। इस समय मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे साहिल से चिपकता हुआ देखकर रोहन को बुरी तरह से जलन हो रही थी, लेकिन वह दिखा ऐसे रहा था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इसके बाद मैंने माया से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। हमें वहाँ पर 3 दिन तक रुकना था। उन 3 दिनों में मैंने माया की जमकर तारीफ़ की। उसकी खूबसूरती की, उसकी इंटेलिजेंस की। वह जो भी करती थी मैं उसकी हर चीज़ में तारीफ़ करती थी, जिसकी वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। रोहन वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप था। वह ज़्यादा किसी से ना तो बात करता, ना ही मिलता-जुलता और ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाकी के दोस्त भी उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते थे। ये सब देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन बस एक दिन की बात और थी। इधर रोहन के दोस्त की शादी हो चुकी थी और हम सब भी कुछ ही घंटे में निकलने वाले थे। निकलने से पहले हम लोग एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठे थे कि तभी एक वीडियो चला और उस वीडियो में सभी ने जो कुछ देखा और सुना सबके होश उड़ गए। दरअसल कुछ सालों पहले कॉलेज के टाइम पर माया रोहन की गर्लफ्रेंड थी और ये बात ज़्यादा किसी को पता नहीं थी। पहले तो माया ने रोहन के साथ बहुत अच्छे से दोस्ती रखी, लेकिन जैसे ही रोहन से भी ज़्यादा अमीर लड़का कॉलेज में आया तो माया उसके साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाने लगी। रोहन को जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने माया को रोका, पर माया मानने को तैयार नहीं थी। अब धीरे धीरे रोहन की वजह से माया उस नए लड़के से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा नहीं पा रही थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रोहन नाम के कांटे को अपनी ज़िंदगी से कैसे निकाले। इसलिए उसने एक चाल चली और उसने रोहन पर एक घटिया इल्ज़ाम लगाया और उसके सभी दोस्तों के सामने कहा कि रोहन ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। वह तो उसकी किस्मत थी कि वह बच गई, वरना रोहन उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। ये सुनकर रोहन को बहुत गहरा धक्का लगा। वह चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके दोस्त उसे शक भरी नज़र से देख रहे थे। रोहन माया के इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उस दिन के बाद से उसे लड़कियों से नफ़रत सी हो गई और उसने फ़ैसला कर लिया कि वह कभी भी किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देगा और इसी वजह से रोहन की जिस भी लड़की से शादी होती वह उसे डरा धमका कर वहाँ से भगा देता था और आज तक रोहन के सारे दोस्त रोहन को ही गलत समझते थे, जिसकी वजह से वह उससे कोई भी मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज वीडियो देखने के बाद सबके सामने सच्चाई आ चुकी थी। दरअसल पिछली शाम को मैं माया के साथ बैठी थी और मैंने उसकी बहुत तारीफ़ की कि वह बड़े ही आराम से किसी भी लड़के पर अपना जादू चला लेती है। तो मैंने उससे कहा कि मैं साहिल से छुटकारा पाना चाहती हूँ, लेकिन वह है कि मुझे छोड़ता ही नहीं। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि वह मुझे छोड़ दे और मैं किसी की नज़र में बुरी भी ना बनूँ। मैंने माया से इस सब में मदद मांगी तो माया ने मुझे यही आइडिया दिया। मैंने जब उससे कहा कि क्या तुमने इस आइडिया को कभी किसी पर अपनाया भी है, तो माया ने अपनी शेखी बगाड़ने के चक्कर में सारी सच्चाई मेरे सामने उगल कर रख दी। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं इस सब का वीडियो बनवा रही थी। आज जब पूरी सच्चाई सभी दोस्तों के सामने आ चुकी थी तो माया बहुत शर्मिंदा थी और सभी दोस्त भी, क्योंकि उन्होंने माया की बातों में आकर रोहन पर शक किया था। माया फूट फूट कर अपने किए पर रोने लगी, लेकिन सभी दोस्तों ने उससे मुंह फेर लिया और रोहन से माफ़ी मांगी। मैंने माया से कहा कि तुम तो लड़की के नाम पर ही कलंक हो। तुमने लड़कियों की इज्जत को इतना सस्ता कर दिया है कि क्या कहूँ। लड़कों को कपड़े की तरह बदलने के लिए तुमने अपनी इज्जत का ही इस्तेमाल कर लिया। तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़कियों की वजह से ही शरीफ लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। साहिल ने रोहन से कहा,
अब तुझे समझ में आया कि खुशी यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बनकर क्यों आई थी, तेरी बीवी बनकर क्यों नहीं। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने दौड़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने अपने पति के माथे पर लगे कलंक को मिटा दिया था। मैं आज बहुत खुश थी, लेकिन मेरी ये खुशी दुगनी होने वाली थी, क्योंकि तुरंत ही रोहन ने मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। ये देखकर हर कोई हैरान था। तो साहिल ने सबको सच्चाई बताई कि दरअसल मैं साहिल की गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि रोहन की पत्नी हूँ। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए और माया के तो पैरों के नीचे की ज़मीन ही निकल चुकी थी। माया को उसके कर्मों का फल मिल चुका था। मैं और रोहन खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आए। हम दोनों को एक साथ देखकर मेरे ससुर जी भी बहुत खुश हुए। आज मेरी और रोहन की शादी को 4 साल बीत चुके हैं और मैं 2 जुड़वा बच्चों की माँ बन चुकी हूँ। और आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि रोहन से ज़्यादा बेहतरीन पार्टनर मेरे लिए कोई नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।